अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी। एनबीएफ की बुक को फॉलो कर रहे हैं और साथ जो एसएलओज एफबीआईएससी ने मेंशन किए हुए हैं उनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ द बुक। एसएलओ नंबर 1, द यूनिट नेम इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एसएलओ नंबर 1 इज आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स connected to the blood circulatory system and their roles. सबसे पहले इस एसएलओ को शुरू करने से पहले हम लोग जल्दी से ये जानेंगे कि ब्लड का हमारी बॉडी में क्या रोल है और हमें ब्लड क्यों चाहिए। तो इसका रोल बहुत ही सिंपल है। हमारे हर सेल को हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं वो एट द सेल्यूलर लेवल होते हैं। हमारा हर फंक्शन सेल्स अंजाम देते हैं। तो मान लें कि ये कोई भी एक अगर सेल है और ये कहीं भी हो सकता है, मसल में हो सकता है, कहीं भी। हर सेल ने कुछ ना कुछ काम करना है। वो मसल में है, मसल का काम करेगा, हार्ट में है, हार्ट का काम करेगा, किडनी में है, किडनी का काम करेगा। और इस काम के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। ये जो एनर्जी है, ये हम लोग फूड से हासिल करते हैं। तो हम लोग फूड लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर देता है तमाम के तमाम फूड को, और उस ग्लूकोज़ को हर सेल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये काम कैसे होता है तो ये एक अलग बात है, लेकिन इस काम को करने के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है। हमें चाहिए इस चीज़ के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें इसके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हर सेल करता है, हर सेल को ग्लूकोज़ चाहिए, बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज़ चाहिए, और हर सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जिससे वो निजात हासिल करना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग अपने ब्लड का सहारा लेते हैं, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल से के पास से गुज़रता है। जो भी सेल होगा, उसके पास से कोई ना कोई ब्लड की आर्टरी या वेन लाज़मी गुज़रेगी। तो मान लें कि ये ब्लड की आर्टरी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड होगा, वो हमारे पास बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो यहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है फ्रॉम द हार्ट, और वो ऑक्सीजन लेकर आएगा और फिर हर सेल के पास से चूँकि गुज़रेगा, तो हर सेल उससे ऑक्सीजन ले सकेगा, क्योंकि हर सेल तक और किसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँचाई जा सकती। लंग्स सिर्फ़ पूरी बॉडी को देंगे, लंग्स से आगे हर सेल तक ब्लड लेके जाएगा। और उसके बाद ये चूँकि ऑक्सीजन ख़त्म क हो चुकी है इसमें से, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड के अंदर चली जाएगी और फिर ओवरऑल बॉडी से निकल जाएगी। तो इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ब्लड का बुनियादी फ़ंक्शन है। हर हमारी बॉडी को इसलिए ब्लड की ज़रूरत है, और हर सेल तक इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है, और बुनियादी तौर पर ग्लूकोज़ भी इसी तरह पहुँचती है। हर सेल को ग्लूकोज़ भी ब्लड सप्लाई करता है। अब इसके बाद हम अपने पहले एसएलओ पे जाएँगे। हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे पास इस ब्लड को एक्चुअली में सर्कुलेट करता है, क्योंकि ब्लड को खुद से तो नहीं बहता रहेगा, उसको किसी सर्कुलेशन की ज़रूरत है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोग इसके अंदर मेजर ऑर्गन्स को देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेजर ऑर्गन क्या है, वो शुरू कहाँ से होता है। तो ऑफ कोर्स हमारे हार्ट से शुरू होता है। आने वाले एसएलओ में हम इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हार्ट सिर्फ़ ये करता है कि वो ब्लड को पंप करता है। पंप्स ब्लड, क्योंकि ब्लड खुद ब खुद तो सारी बॉडी में नहीं जाएगा, उसको पीछे से किसी पंप की ज़रूरत है, और वो पंप हार्ट प्रोवाइड करता है। और उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन भी रखता है कि कौन-सा ब्लड कहाँ भेजना है और कौन-सा ब्लड कहाँ भेजना है। इसके बाद जो दूसरी मेजर चीज़ें हैं, वो हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स, जो कि एक्चुअली में ब्लड को कैरी करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास बुनियादी तौर पर 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सबसे पहले एक, जब हार्ट ब्लड को भेज देगा, तो एक ब्लड वेसल तो वो होगी जो हार्ट से आ रही होगी, जो कि एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी मोस्ट केसेज़ में, क्योंकि हार्ट तो ब्लड तभी भेजेगा जब उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। कुछ केसेज़ में आर्टरीज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेकर आती हैं, जिसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मोस्ट केस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएँगे। तो दिस इज़ एन आर्टरी। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी। अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट से आ रही होगी, उसको हम लोग आर्टरी कहेंगे, यानी ए से आर्टरी और ए से अवे। इसके अलावा वो ब्लड वेसल जो कि एक बार अब ऑक्सीजन डिलीवर कर चुकी है और अब
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को दे रही है ताकि हार्ट वो लंग्स को वापस भेजे और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए। वो वाली जो हमारे पास वेन होगी, ब्लड वेसल होगी, उसको हम लोग वेन कहेंगे। तो ये है टुवर्ड्स द हार्ट। और इसमें कभी-कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टुवर्ड्स द हार्ट। और फिर ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं, इन्होंने कनेक्टेड भी होना है, यानी कि बुनियादी तौर पर आर्टरी ही वेन में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि आर्टरी एक बार ऑक्सीजन लेके जा रही थी और फिर उसने अपनी ऑक्सीजन कहीं दे दी और फिर वो वेन में कन्वर्ट हो गई। इसके बीच में जो कन्वर्जन का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। तो मसलन यहाँ पर एक सेल है, तो यहाँ पर होगा सिर्फ ये कि आपकी आर्टरी से मज़ीद कुछ स्मॉल ब्रांचेज़ होंगी, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी। आर्टरी तो एक मेन चीज़ है, उसके अंदर से स्मॉल ब्रांचेज़ जो एक्चुअली में हर सेल तक जाएँगी। इनको कहा जाता है आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स, जो कि बेसिकली बस स्मॉल आर्टरीज़ हैं। ये आपके पास एक्चुअली में सेल के करीब से गुजरेंगी और फिर ये इसी तरीके से आर्टीरियोल्स जो हैं, वो एक पॉइंट पर छोटी-छोटी मज़ीद ब्रांचेज़ में कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से, ताकि यहाँ से आसानी से ऑक्सीजन चली जाए, आगे जाकर आपके साथ वेन में जुड़ जाएँगी। थोड़ी-सी छोटी होकर आगे जाकर आपके साथ वेन में जुड़ जाएँगी। बीच में ये जहाँ पर आपके साथ इस तरह का गुच्छा-सा बनता है, जो कि बेसिकली आर्टरी और वेन को जो जोड़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी। और फिर इसी तरीके से जिस तरह आर्टरी का छोटा हिस्सा था आर्टीरियल, इसी तरीके से वेन का एक छोटा हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं वेन्यूल। और फिर ये जाकर असल वेन में पहुँच जाएगा और फिर ये हार्ट की तरफ चली जाएगी। तो ये तो थी हमारे पास ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट। The second SLO is identify the different components that make up the blood. तो अब आगे हम लोग ब्लड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं कि एक्चुअली में ब्लड में होता क्या है। हम उन मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो ब्लड में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड में प्लाज़्मा पाया जाता है। प्लाज़्मा ब्लड के लिक्विड को कहते हैं। तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो ब्लड के अंदर बुनियादी तौर पर तो लिक्विड है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें फ्लोट कर रही होंगी, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज़्मा। और ये अप्रॉक्सीमेटली 55% आपके जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बनाता है और इसके अंदर 90% वाटर है। बाकी कोई छोटी-मोटी चीज़ें होंगी। अब प्लाज़्मा के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उनके अंदर है आपके पास जो अ, आपके पास कुछ सेल्स हैं। सबसे पहले आपके पास हैं आरबीसीज़, यानी रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल्स हैं अ, वो आपके पास वो एक्चुअली में वो सेल्स हैं जो आपके पास कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। कैरी O2 एंड CO2, इन दोनों को वो कैरी करते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसके ज़रिए से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। इसके बाद है आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आपके पास हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपकी बॉडी में बेसिकली अ डिफेंडर्स होते हैं, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके लिए काम करते हैं। ब्लड में कोई भी चीज़ इन्वेडर ना आ सके, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना आ सके, ये इंश्योर करते हैं। इनका यहाँ पर सर्कुलेशन के साथ कोई ज़्यादा काम नहीं है। इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। और इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और ल्यूको का मतलब होता है वाइट। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ होती है प्लेटलेट्स, जो कि एक्चुअली में सेल नहीं है लेकिन सेल की तरह के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इनके ऊपर हम अगले एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। इनको आप लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग। जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना इसका काम है, जिसके ऊपर एक पूरा एसएलओ है इसके बाद। तो ये आपके ब्लड के मेन कंपोनेंट, इनके साथ-साथ आपके पास ऑफ कोर्स और चीज़ें होती हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह और फूड जो भी इसके साथ ट्रैवल कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट। The third SLO is name the cell types found in blood and their roles. Okay, so this SLO is already covered: red blood cells or white blood cells or platelets. Next. Okay, next is describe the process of blood clotting. तो अब हम लोग जिसकी मैंने बात की थी प्लेटलेट्स, यानी ब्लड को क्लॉट किस तरीके से किया जाएगा। अगर मान लें हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, कोई वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है।
और ये कहीं से रप्चर कर जाए, कहीं से टूट जाए किसी भी वजह से, और ये बहुत बार हो सकता है आपको कोई ज़ख्म लगे, कुछ भी हो, तो ये टूट सकती है। तो कुछ इस तरीके से ये रप्चर हो गई है। तो अब क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर इसको ठीक ना किया गया फ़ौरी तौर पर, तो आपका तमाम का तमाम ब्लड जो है वो लूज़ हो जाएगा और इससे अ, आप मर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही आपके कोई वुंड बनेगा तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी उसको भर देगी वक़्ती तौर पर जब तक आपका वो खुद ब खुद रिपेयर ना हो जाए। रिपेयर होने तक अगर वेट किया गया तो बहुत सारा ब्लड लूज़ हो जाएगा, तो तब तक एक टेम्परेरी चीज़ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करती है। होता सिर्फ़ ये है कि आपके ब्लड में, प्लाज़्मा के अंदर कुछ छोटे-छोटे सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये सेल्स नहीं होते, बस सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में एक बड़े सेल से टूटते हैं, बोन मैरो में, जिसके ऊपर हम नहीं जाएँगे। इनको कहा जाता है प्लेटलेट्स और ये आपके प्लाज़्मा में हर तरफ होते हैं। जैसे ही आपका जो सेल की जो वेसल की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी, ये तमाम के तमाम नहीं, इनमें से कुछ-कुछ जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आकर ये क्लॉट होना शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर आकर ये जुड़ना शुरू हो जाएँगे और एक क्लॉट सा बनाना शुरू कर देंगे, ताकि ब्लड और लीक ना हो। अब ये अंदर ही क्यों नहीं करते हैं और यहाँ पर आके क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाहर आपके पास जो वेसल है, इसके बाहर आपके पास एक प्रोटीन मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है कोलाजन। कोलेजन। जब ये प्लेटलेट्स कोलेजन से इसके पास आते हैं, तो इनके साथ ये रिएक्ट करते हैं और अब ये स्टिकी हो जाते हैं, ये पहले स्टिकी नहीं होते। तो इधर आकर ये चूँकि स्टिकी हो गए हैं, तो अब आकर ये जुड़ना शुरू हो जाएँगे और इसी के साथ-साथ ये कोलेजन्स जब स्टिकी होंगे, तो ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ करेंगे, जिसके ज़रिए से मज़ीद कोलेजन्स इधर आएँगे और इस तरीके से यहाँ पर एक क्लॉट बन सकेगा। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप यही है। हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स हैं, उनमें सबसे नंबर 1 स्टेप है क्लॉट फॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अभी ये क्लॉट एक बहुत सी टेम्परेरी सा बैरियर है और इसके अंदर से भी अभी जो ब्लड है वो लीक आउट कर सकता है। इसको थोड़ा-सा रिजिड बनाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं, ये भी ब्लड के अंदर होते हैं, तो हो सकता है ये कुछ फाइब्रिन्स हैं। भी प्रोटीन हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं, जैसे ये इधर पहुँचते हैं, तो फिर ये इधर मिलना शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर एक मैश बना देते हैं प्रोटीन का, जिससे ये मज़ीद सॉलिडिफ़ाई हो जाता है क्लॉट और एक्चुअली में ग्लू की तरह से मज़ीद जुड़-सा जाता है। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास फाइब्रिन मैश फॉर्मेशन। अब अगला सवाल यही है कि फाइब्रिन अंदर क्यों नहीं जुड़ते और बाहर आके क्यों जुड़ते हैं? तो इसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है। अंदर ये फाइब्रिन की फ़ॉर्म में नहीं होते, अंदर ये एक फ़ॉर्म में होते हैं ब्लड वेसल के अंदर, जिसको कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिन की इनएक्टिवेटेड फ़ॉर्म है। इसके अंदर फाइब्रिन मैश नहीं बनाएगा, फाइब्रिनोजेन। और जब ये इधर पहुँचते हैं, तो इधर ये फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको एक एंज़ाइम करता है। उस एंज़ाइम का नाम है थ्रोम्बिन। और एक प्रोसेस के थ्रू ये थ्रोम्बिन भी एक्चुअली में क्रिएट किया जाता है और इसके ज़रिए से यहाँ पर आकर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये अगर इस तरह से आपके पास फाइब्रिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इस तरह का फाइब्रिन का स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है इसी के साथ एक और इस तरीके से आकर जुड़ जाए और फिर इस तरीके से आपके पास एक फुल मैश बन जाए और हो सकता है फाइब्रिनोजेन में आपके पास हो सकता है यहाँ पर कोई पीस अटैच्ड हो, जिसकी वजह से ये जुड़ ना सकते हो। तो इस तरह से आप इसको मैकेनिज़्म से समझ सकते हैं और थ्रोम्बिन इस पीस को आखिर से अलग कर दे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। ओके, नेक्स्ट। Thank you. Next SLO is explain the structure of heart with a diagram. तो इस तरीके से हमारे पास एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पहले बात की थी, हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना, दी हार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि अगर यहाँ पर मैं एक बॉडी का छोटा-सा वर्ज़न बनाऊँ आपको एक आइडिया देने के लिए।
तो इधर सेंटर में आपके पास लोकेटेड होगा आपका हार्ट। और आपके हार्ट का सिर्फ़ ये काम है कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी तक जाएँगी, उन सब ने हार्ट में आके जुड़ना है और फिर हार्ट ने उन उन सबको दोबारा से ब्लड देना है और एक कोऑर्डिनेशन बनाई रखनी है कि किसको कितना ब्लड मिलेगा और क्या-क्या मिलेगा। अब सबसे पहले जितना भी ब्लड है, जो कि आपकी बॉडी से आ रहा है, वो तमाम का तमाम आपके पास आखिरकार 2 वेन्स में आएगा, क्योंकि वेन वो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट को ब्लड की तरफ लेके जाएँगे, तो तमाम का तमाम हार्ट मिल के जो आपके हार्ट को पहुँचता है ब्लड, वो इन 2 वेन्स के थ्रू आता है। सबसे पहले आपके पास इन इन वेन्स को कहा जाता है वेना केवा। ऊपर वाली वेन को कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि वो ऊपर है। सुपीरियर वेना केवा, ये एक वेन है जो तमाम का तमाम ब्लड, तमाम बॉडी का ब्लड ऊपर वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से आपके हार्ट तक पहुँचाएगी और फिर नीचे वाले हिस्से से जो वेना केवा आती है, उसे कहा जाता है इन्फीरियर इन्फीरियर वेना केवा। तो ये मेन 2 वेन्स हैं जो आपके हार्ट तक ब्लड लाएँगे। अब आपके हार्ट ने करना सिर्फ़ ये है कि इस ब्लड को लेना है और फिर इस ब्लड को भेज देना है आपकी लंग्स के पास, ताकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएँगे जिसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है और आपके हार्ट ने इसको भेज देना है लंग्स की तरफ। मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएँगी, वो आपके हार्ट को देंगी। हार्ट भेज देगा इसको टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकालेंगे और इसको वापस हार्ट को भेजेंगे और फिर हार्ट इनको वापस दे देगा आर्टरीज़ को, जो कि इनको सेल्स तक पहुँचाएँगे और फिर आर्टरीज़ वापस से इनको वेन को दे देंगे और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। इसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है और हार्ट ने यही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला है वेन्स। तो ये 2 वेना केवा की वेन्स हैं जो कि अब हार्ट ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर लेके आए हैं। हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। सबसे पहला वो चेंबर जिसके अंदर हार्ट अपना ब्लड रिसीव करेगा। चेंबर यानी कि एक जगह। इस वाले चेंबर को कहा जाता है, यहाँ मैं छोटा-सा लिखूँगा, इस वाले चेंबर को कहा जाता है राइट एट्रियम। ये है हमारे पास हार्ट का लेफ्ट साइड और ये है हमारे पास हार्ट की राइट साइड। पेपर पे हमेशा लेफ्ट और राइट जो है वो उल्टी साइड्स होती हैं और ये उसका हार्ट है जो मेरे सामने बैठा होगा। यहाँ पर ये आपके पास है राइट एट्रियम जिसके अंदर आपका तमाम का तमाम ब्लड आकर अ, आएगा। तमाम का तमाम का ब्लड इस जगह पर आएगा। इसके बाद जब ये एक बार फिल हो जाएगा, तो आपके पास जो राइट एट्रियम की मसल्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास तमाम का तमाम ब्लड फिल हो चुका है और ये डीऑक्सिजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सिजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू होता है। अब आपकी ये जो मसल्स हैं पीछे कार्डियक मसल्स, ये इसको पुश करेंगी और इसके बाद आगे एक बहुत ही अमेज़िंग किस्म का मैकेनिज़्म है। यहाँ पर आपके पास एक आगे वाल्व है। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाला जो वाल्व है, ये है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। तो ये नीचे वाले 2 चेंबर्स वेंट्रिकल हैं, ऊपर वाले 2 चेंबर्स एट्रिया हैं और इनकी सिंगुलर एट्रियम है। तो ये वाला आपके पास चेंबर राइट वेंट्रिकल है, ये वाला राइट एट्रियम है और इन दोनों के दरमियान आपके पास जो वाल्व है उसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और अब क्या होगा कि जब आपके मसल्स इसको पुश करेंगे ब्लड को, तो ये ब्लड इन इन वाल्व्स के ऊपर धक्का लगाएगा और ये जो वाल्व है ये इस तरह से खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास ये वाल्व खुल जाएगा और आपके पास जो ब्लड है वो इधर से आगे आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक अमेज़िंग चीज़ ये है कि आपके इन वाल्व्स के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। एक थ्रेड लाइक चीज़ें लगी होती हैं। कुछ इस तरह से एक थ्रेड लाइक चीज़ें लगी होती हैं, जिनको कहा जाता है चौड़े टेंडाइने। अब इनका काम ये है कि ये आपके वाल्व को वन वे फ्लो बनाती हैं। जब आपका हार्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फ़िल हो जाएगा, तो आप राइट वेंट्रिकल्स के मसल्स इसको पुश करेंगे। लेकिन चूँकि ये जो वॉल्व्स हैं, इनको इन चौड़े टेंडाइने ने रोका हुआ है, तो अब ब्लड वापस तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पर इधर से फ़ोर्स लगेगी, ये यहाँ से बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ खुलने के लिए
ये चौड़े टेंडाइन है, इसको खुलने नहीं देंगे, तो सिर्फ़ ये इस तरफ खुल पाएगा, उस तरफ कभी नहीं खुल पाएगा, चाहे धक्का जिस मर्ज़ी तरफ से लगे। तो इस वजह से आपका ब्लड जब इधर आ जाएगा, तो वो वापस नहीं जा पाएगा और यही फ़ायदा है इस वाल्व का। आप सोच सकते थे कि ये वाल्व है ही क्यों? डायरेक्ट ब्लड यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ रहा? जब यहाँ से एक बार पुश लगा के इसको इधर भेजना है, ये अगली इसने इधर आर्टरी में जाना है, तो हो सकता था कुछ ब्लड वापस वेन्स में चला जाता। तो इस तरीके से ब्लड सिर्फ़ आर्टरी में जाएगा। अब इधर से धक्का लगेगा, इधर तो ब्लड जाएगा नहीं, वहाँ का तमाम ब्लड इस साइड पर जाएगा। तो अब ये हमारे पास आर्टरी है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है। इस आर्टरी को हम कहते हैं, इस वाली आर्टरी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जब भी आप लफ्ज़ सुने तो इसका लेना-देना होता है पल्मोनरी सिस्टम के साथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, तो लंग्स के साथ इसका लेना-देना होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आप समझ गए, ये अब जो आपके पास हार्ट है, इसने इसको लंग्स की तरफ अब भेज दिया है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स की तरफ चला गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वैसे तो आर्टरीज़ आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएँगी, क्योंकि वो आपके पास सेल्स तक लेके जा रही हैं, लेकिन पूरी बॉडी में एक वाहिद आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है, उसको ऑक्सीजनेट करवाने के लिए। तो ये अपने आप में है तो आर्टरी, क्योंकि हार्ट हार्ट से दूर जा रही है, लेकिन इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से जाकर ये 2 साइड्स में डिवाइड हो जाएगी, एक आपके पास लेफ्ट लंग तक जाएगा, एक आपके पास राइट लंग तक जाएगा और वहाँ पर जाकर आपके पास ये वहाँ पर जाकर आपके पास ये ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। इसके बाद अब ये वापस आएगा, क्योंकि वापस इन्हें हार्ट में आना है थ्रू वेन्स, क्योंकि अब ये हार्ट की तरफ जा रही होंगी। तो अब जो वेन्स होंगी उनको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी, तो ये राइट लंग से आ रही हैं और ये लेफ्ट लंग से आ रही हैं। ये भी ये दोनों जो व्हाइट रंग की हैं, दीज़ आर पल्मोनरी वेन्स, जो कि अब एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, जबकि आम तौर पे तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं बाकी तमाम सेल से। तो ये वाहिद वेन्स हैं जो कि एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब ये तमाम की तमाम वेन्स, ये पीछे से भी 2 जो हैं, ये हार्ट के पीछे से घूम के इधर आएँगी तीसरे चैम्बर में। इस चैम्बर को कहा जाता है, तो ये ऊपर वाले दोनों एट्रिया हैं, तो ये लेफ्ट पे है, इसको कहा जाता है एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, जो कि आपके पास वेन्स लेके आई हैं, पल्मोनरी वेन्स, और वो लंग से इस जगह पर आ जाएगा। इस जगह पर बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ जैसे यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व था, इस वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। और एक्चुअली में इनके पास कुछ चीज़ होती है कस्प्स, जो इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं, तो ये है बाइकस्पिड वाल्व। और फिर अगेन यहाँ पर जो मसल्स हैं वो धक्का लगाएँगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर भी चौड़ा टेंडाइनें होंगे, ब्लड जो है वो इधर आ जाएगा और फिर अगेन यहाँ से धक्का लगेगा, वापस तो जा नहीं सकेगा, इस चीज़ में चला जाएगा, जो कि अब अगेन एक आर्टरी है और इसको कहा जाता है एओर्टा। तो एओर्टा बेसिकली वेना केवा के ऑपोजिट है। वेना केवा तमाम का तमाम ब्लड लेकर आई थी, ये तमाम का तमाम ब्लड अब तमाम सेल्स तक पहुँचा देगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आगे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो इस तरीके से आपका पूरे कार्डियक साइकिल वर्क करेगी। आपके पास तमाम का तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेन्स में, फिर वो जाएगा हार्ट में, हार्ट भेजेंगे लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होगा, वापस हार्ट में आएगा और हार्ट आर्टरीज़ के थ्रू, जो कि एओर्टा से शुरू होंगी, आपकी तमाम बॉडी को भेजेगा, फिर वो वापस वेना केवा से वेन्स में आएँगे और फिर दोबारा से हार्ट में आएँगे। तो इसको हम लोग कहते हैं द कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट। ब्लड से रिलेटेड है। नेक्स्ट एसएलओबी, डिस्क्राइब हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ये भी पिछले ही एसएलओ से रिलेटेड है। ये कार्डियक साइकिल की बात हो रही है कि किस तरह से पहले वो वेन्स में आएगा, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर वापस हार्ट में, वापस आर्टरीज़ में। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट एसएलओ इज एक्सप्लेन हाउ ब्लड इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। तो इसको मैंने काफ़ी हद तक शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक बार वापस से रिव्यू कर दूँगा। वही कि ब्लड का रीज़न क्या है, हमें ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तमाम सेल्स के दरमियान एक ट्रांसपोर्टेशन की हाईवे बनानी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। हर सेल तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए और ब्लड हर सेल तक जाता है, हर बॉडी के सिंगल सेल तक, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो जो भी चीज़ आपने सेल तक हर हर एक सेल तक पहुँचानी है, ना कि सिर्फ़ एक टिश्यू तक, वो आप ब्लड के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे मेजर इसका यूज़ है ऑक्सीजन और CO2 की जो ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद एक और यूज़ है हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड का इस्तेमाल करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि ब्लड एक वाहिद ऐसी रास्ता है आपकी बॉडी में जो हर सेल तक जाएगा। तो हार्मोन्स ने सेल्स पर काम करना होता है, वो ब्लड का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा आपके पास जो आपके इम्यून सेल्स हैं, जो कि हम ब्लड में ही होते हैं, वो भी आपके ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी कोई मसला होगा, वो ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो ब्लड आपको एक्चुअली में इसी तरीके से फूड, आपके हर सेल को जब भी फूड मिलेगा, जो कि ग्लूकोज़ की फॉर्म में होगा, वो आपको ब्लड सप्लाई करेगा। तो ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो काम आपका ब्लड करता है। नेक्स्ट। Okay, next SLO is explain common heart diseases. Coronary heart disease, myocardial infarction, angina. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ इस एसएलओ में 3 डिज़ीज़ के बारे में बात की गई है, जिसको मैं आगे थोड़ा-सा करेक्ट भी करूँगा। सबसे पहले हमारे पास जिस डिज़ीज़ की बात की गई है, वो है हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़। कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएचडी कहा जाता है। कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, सीएचडी। अब कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ में क्या होगा कि ये डिज़ीज़ है कोरोनरी आर्टरीज़ की। कोरोनरी आर्टरीज़। अब आर्टरीज़ से सबसे पहले आपको याद आना चाहिए, ये वो ब्लड की वेसल्स हैं, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। इनके अंदर एक्चुअली में पल्मोनरी आर्टरी के बजाय इन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कोरोनरी आर्टरीज़ कौन-सी हैं? कोरोनरी वर्ड जो है वो हमेशा हार्ट के साथ रिलेटेड है। हार्ट चूँकि काम कर रहा है, वो पंप कर रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए। हार्ट को अपना काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जो कि एक्चुअली में ब्लड को पंप करना है, तो हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए, ब्लड को पंप करने के लिए, और वो उसको कोरोनरी आर्टरीज़ देती हैं। तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज़ ये हैं। अब होता ये है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ में कि अगर आपके पास ये आर्टरी है और अगर ये रप्चर कर जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ये रप्चर करती रहती है, इनको डैमेज होता रहता है, तब आपके पास ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पर आपके पास ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन मसला ये होता है कि अक्सर औक़ात अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर स्पेलिंग में कोई गलती है, तो उसके लिए माज़रत। तो ये आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, और यहाँ पर आकर ये बैड कोलेस्ट्रॉल इधर आकर मिक्स अप होना शुरू हो जाती है, ये इधर आकर जगह बनाना शुरू कर देती है, और जब आपका जो इम्यून सिस्टम है किस्म का, जो प्लेटलेट्स हैं, वो यहाँ पर आकर इसको ठीक करने की कोशिश करती हैं, तो इसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, और एक्चुअली में वो उसके साथ आकर मिल जाती हैं, और मामला मज़ीद वर्स हो जाता है, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये रिपेयर तो हो ही जाता है, यहाँ पर एक गुच्छा-सा बन जाता है, जिसको एक प्लेग कहा जाता है, बल्कि प्लेक। आपके पास एथेरियोस्क्लेरोसिस है, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आपके पास प्लेग फ़ॉर्म हो जाती है, आपकी कोरोनरी आर्टरी पर। अब ये जो प्लेग है, ये आपकी बॉडी में कहीं भी फ़ॉर्म हो सकती है, कहीं पर भी आपकी बॉडी रप्चर हो, वहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये मसला कर सकती है, लेकिन बाकी बॉडी में इतनी खतरनाक नहीं है। क्योंकि बाकी बॉडी में अगर बन भी जाए, तो आपके पास ब्लड आपकी लाइफ़ टाइम में चलता ही रहेगा, आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। लेकिन मसला तब होना शुरू होता है, जब ये प्लेग इधर काफ़ी देर तक जमी रहती है, तो यहाँ पर आपके पास एक और सिचुएशन होती है, जिसको आप कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग है। इसके ज़रिए से आपकी ब्लड वेसल इधर से फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, और बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाती है। अब इससे खतरा ये होता है कि आपकी ब्लड वेसल फट ना जाए, जिसको हेमरेज कहा जाता है। तो वो भी एक खतरा होता है, लेकिन हार्ट के केस में खतरा इससे भी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर ये जो प्लेग है, अगर तो ये इसी तरह से बना रहे, ये हिले मत, किसी को तंग ना करे, तो ये इतना खतरनाक नहीं, इसको थ्रोम्बिन कहा जाएगा। तो अगर ये इसी तरीके से यहीं पर लगा रहे, तो ये कोई मतलब मसला नहीं है, हमारे पास फिर भी जगह है, ब्लड जाता रहता है। इसको हम लोग थ्रोम्बिन कहते हैं। नहीं, थ्रोम्बिन नहीं, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस। लेकिन मसला तब आता है, जब ये टूट जाता है, तो कहीं से कोई मसला आया और ये प्लेग अब टूट कर ब्लड का हिस्सा बन चुका है। इसको हम लोग कहते हैं एम्बोलस। अब ये क्या करेगा कि ये आगे जाकर, मान लेते हैं ये मसला नहीं है, ब्लड वेसल आगे जाकर थोड़ी-सी इस तरह से नैरो हो रही थी, और ये इधर जाकर फँस जाएगा, और कंप्लीटली आपके ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देगा। या हो सकता है ये थ्रोम्बस ही इतना बड़ा हो जाए कि आपके कंप्लीटली ब्लड के जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर दे। तो ऐसा कोई भी मसला हो जाए, आपके पास बेशक हेमरेज हो जाए या कोई भी मसला हो जाए, जिससे आपके पास जो ब्लड का फ्लो है,
वो ब्लॉक हो जाए, अब आपके पास ब्लड फ्लो ही नहीं कर सकता, तो ऐसे डिज़ीज़ को कहा जाता है कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, जिसके कई सारे रीज़न्स हैं, जिनमें स्मोकिंग शामिल है। क्योंकि स्मोकिंग के अंदर एक्चुअली में वो केमिकल्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेज़ करते हैं, और एक्चुअली में वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बैड कोले एक 2 कोलेस्ट्रॉल्स होती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल खाएँगे, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाएँगे या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएँगे, तो उससे ये मसला बन सकता है। और इस तरीके से इसके कई सारे रीज़न्स हैं। लेकिन ओवरऑल जब आपके कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर इश्यू शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़। अब इसकी की एक फ़ॉर्म है, थोड़ी-सी फ़ॉर्म है, जिसकी वजह से एक जो अगर कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ की वजह से आपका जो ब्लड है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, तो अब आपको उसको कहा जाता है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि हमारे असल में हमारी दूसरी डिज़ीज़ है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आप सीएचडी की एक ख़ास फ़ॉर्म समझ सकते हैं। बस इसका ये कॉन्सिक्वेंस है। यानी कि सीएचडी तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, अचानक से मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, इन्फाक्शन। होगा ये कि अगर आपके पास ये हार्ट है, तो हो सकता है आपके पास जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो कहीं डैमेज हो जाए। अब हार्ट तो काम नहीं कर सकेगा, तो आपका हार्ट का जो कुछ पोर्शन है, वो डेड हो जाएगा। तो इसको आपको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फाक्शन का मतलब होता है डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो आपके हार्ट के कुछ मसल की डेड हो जाएगी, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ का ये हो सकता है, आपकी प्लेग ने आपकी वेसल को रोक दिया या कोई और हैमरेज हो गया, जिसकी वज़ह से आपके पास आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, और अब वो बिल्कुल डाई होने के करीब आ जाता है, और अगर इस चीज़ को बहुत जल्दी फिक्स ना किया गया, तो आप मर जाएँगे, क्योंकि हार्ट हल्का सा भी डाई हो जाए, तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तमाम का तमाम ब्लड हार्ट पर डिपेंड करता है। तो अब इसका सबसे बड़ा रीज़न स्मोकिंग है, और इसके अलावा और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जितने भी रीज़न्स हैं, जो कि कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ को कॉज़ कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम इसके रीज़न्स हैं। अब इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आमतौर पे ये किया जाता है कि अगर तो कितना ज़्यादा बड़ी सीवियर चीज़ नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे एंजाइम्स दिए जाएँगे, जो कि जाकर उस प्लेग को ईट अप कर लेंगे, उस प्लेग को ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर मसला और बहुत ज़्यादा है, कोई रप्चर हो गई है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है आपकी आर्टरी, और सिर्फ़ एंजाइम से काम नहीं बन रहा, तो फिर कोशिश की जाती है अ, एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी में अ, खुद जाकर एक कैथीटर डालकर, जिसके आगे एक बलून लगा होता है, आपकी ब्लड वेसल को बढ़ा दिया जाता है, और अक्सर औक़ात, हर लाज़मी नहीं, लेकिन अक्सर औक़ात एक स्टंट डाला जाता है अंदर, जिसके ज़रिए से ब्लड वेसल खुली रहे, और उस स्टंट पर कुछ और एंजाइम्स होते हैं जो प्लेग को दोबारा फ़ॉर्म नहीं होने देते। और अगर इससे भी काम ना चल रहा हो, तो फिर तीसरी चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं बायपास, और इसके अंदर कहीं और से कोई अ, आर्टरी लेकर उसको आपके हार्ट के अंदर लगा दिया जाता है, और उस तरीके से फिर वो एक न्यू आर्टरी बन जाती है, जिससे आपका हार्ट काम करता रहे। बायपास को बहुत सेवेयर कंडीशंस में किया जाता है। तो ये थी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब जो यहाँ पर तीसरी डिज़ीज़ मेंशन है, तीसरी डिज़ीज़ मेंशन है एंजाइना। एंजाइना अपने आप में कोई डिज़ीज़ नहीं है। एंजाइना सिर्फ़ एक सिम्पटम है। एंजाइना का मतलब सिर्फ़ है आपकी चेस्ट में पेन। पेन इन चेस्ट, जो कि हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है, जो कि कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है। अ, चेस्ट में पेन, चेस्ट पेन। तो ये सिर्फ़ एक सिम्पटम है। अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, आप कहेंगे मुझे एंजाइना हो रहा है, और ये सिम्पटम हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, या सिम्पटम हो सकता है कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ का, या अपने से कोई डिज़ीज़ नहीं है, एंजाइना। ओके, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एसएलओ की तरफ, जो कि थोड़ा-सा आम इंसान से भी रिलेटेड है। एक्सप्लेन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ेज़। तो मैं काफ़ी हद तक पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्मोकिंग के बुनियादी तौर पर सिर्फ़ हार्ट अटैक्स में ही और हार्ट जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर मसले हैं। सबसे पहले स्मोकिंग का जो मसला है, इसके अंदर निकोटीन होती है। निकोटीन एक बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, और वो आपके जितने भी ब्लड की वेसल्स हैं, एक्चुअली में उनको डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एट द एंड प्लेक्स बनते हैं। अगर ये डैमेज ही ना हो, तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जमेगी। कोलेस्ट्रॉल जमती ही तब है जब डैमेज होगा। तो निकोटीन सबसे बड़ा रीज़न है, स्मोकिंग सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट डिज़ीज़ का। और इसी तरीके से स्मोकिंग रीज़न है हैमरेज का, क्योंकि इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्डन हो जाएँगी। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्मोकिंग की वजह से नुकसान है,
वो है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपके आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो आपके आरबीसीज़ को कुछ नहीं कहती है, आरबीसीज़ एक्चुअली में उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड आती है तो आरबीसीज़ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसको भी कैरी करना है और उसको कैरी करते हैं तो इस प्रोसेस में वो तबाह हो जाते हैं। और इसके बाद जो स्मोकिंग है उसके ज़रिए से आपका जो ब्रेन है और जितना भी कुछ है उस सब के अंदर पूरी बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वज़ह से आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। यानी कि आपके हार्ट को और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप आपको और ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी स्मोकिंग की वज़ह से मुतासिर होगी। तो ओवरऑल स्मोकिंग की वज़ह से आपकी जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा आदमी जो स्मोकिंग करता है, उसको हार्ट अटैक का जो अ अ, उसका उसको हार्ट अटैक का जो चांस है वो डबल है उस आदमी की बनिस्बत जो स्मोकिंग नहीं करता। ओके नेक्स्ट। इसके साथ ही हमारे तमाम एसएलओज़ कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह एक्सरसाइज़ कल देखेंगे। थैंक यू टू मच।